चैनल। तो चलिए आज का डेली क्यूज देखते हैं। 25 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं आराम से। चलिए पहला देखते हैं, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन। तो ये आंसर होगा चीन। तकला मकान मरुस्थल चीन के तारिम बेसिन में स्थित है। इसके उत्तर में तिएन शान पर्वत और दक्षिण में क्यून लून पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह मरुस्थल लगभग 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मरुस्थल में बालुका स्तूपों के निरंतर बदलते रहने का स्वरूप दिखाई देता है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब, दूसरा है होर्मुज, तीसरा है बोस्फोरस और चौथा है मलक्का। तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये होगा बाब अल मंदेब। आइए देखते हैं, वाल अल मंदेब जल संधि यमन और जिबूती के मध्य स्थित हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, जबकि ओमान एवं ईरान को अलग करती है। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और बहुत सारा इसी प्रकार की संधियां हैं, उसको देखना होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। ये देखते हैं, संघ तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई। अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत और डी अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 एवं अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग तथा संघ राज्यों के बीच करों के अधिरोपण तथा संग्रहित आदि को सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ वो संसदीय कानून द्वारा हुआ, ऑप्शन बी। संसद द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई जो निम्नबद्ध है। और क्षेत्रीय परिषद का हमने पॉलिटिकल साइंस में वीडियो बनाया था डिटेल से। दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व तथा पश्चिम। इसके अतिरिक्त एक और है, उत्तर पूर्व के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में की गई। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, अमास्य है, छोटी आत है, बड़ी आत है, यकृत है। तो अमास्य का काम क्या है? तो ये तो होना चाहिए बचे हुए भोजन का रुधिर भागों में अवशोषण। थोड़ा और नीचे करते हैं। अच्छा, अमाशय का काम है अम्ल का निर्मोचन। और छोटी आंत का काम क्या है? तो ये पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। बड़ी आंत का काम क्या है? तो ये हो जाएगा जल का अवशोषण। और यकृत का काम है शरीर, अच्छा अरे शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो अमाशय चला जाएगा अम्ल के निर्मोचन में। छोटी आंत का हो जाएगा पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। बड़ी आंत जल अवशोषण। यकृत का शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो ये आपका मिल रहा है ऑप्शन बी में। आइए देखते हैं अमाशय का आंतरिक अस्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र के फीते में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्रवण करती है। पित्त रस
वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कल क्वेश्चन भी था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट की कोश से प्राप्त होते हैं। भेड़, बकरी तथा या ऊन देने वाले जंतु हैं। तो ये लगता है तीनों सही होना चाहिए, है ना। उपर्युक्त सभी कथन सही है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। इनमें से रेशम के फाइबर रेशम कीट की कोकून से प्राप्त होता है। कोकून का हिंदी यहाँ कोश दे रहा है। रेशम कीट रेशम की कताई करके कोकून बनाते हैं। कोकून से रेशम को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर धागा बनाया जाता है। उनके रेशे भेड़, बकरी तथा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। कथन ए, गतिशील वायु पवन कहलाती है। अब नीचे है कुछ। पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। अच्छा, तो गतिशील वायु पवन कहलाती है। अब यहाँ पे है ए और दोनों सही है और ए की व्याख्या करता है सही सही। तो बात तो जरूर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर बी ठीक होगा। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है और ऊपर जाने पर वायु ठंडी होने लगती है। फिर निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु गति करने लगती है। अतः कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ये भी आंसर सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए सही है। ईसा मसीह की जन्म की तिथि से वर्ष की जनगणना की जाती है। ईसवी पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि में प्रयोग ई का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी एनो डोमिनी कहा जाता है। BC ई का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा तथा सी का अर्थ है कॉमन एरा होता है। और बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। ये टाइमिंग जो है आप छठा क्लास के बुक को देखकर और बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। इतिहास शुरू करने से पहले वो कुछ सारांश में ही पहले बता दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन मुद्रा चलाई। फिर दूसरा है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए, जिस कारण मजबूर होकर तुगलक को एक विशाल अस्थायी सेना रखनी पड़ी। इसी सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, जो कुछ कुछ आज की कागज की मुद्रा की ही तरह थी। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, तो ये तो नहीं हुआ था। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रही। तो ये केवल 2 आंसर है। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, न कि बंगाल के नवाब ने। ठीक है। अच्छा, आइए यहाँ पे थोड़ा सा है दिक्कत कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। हुआ तो जरूर था बंगाल। तो यहाँ 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी के बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, न कि बंगाल के नवाब ने। तो कथन एक गलत है, माइनर गलती यहाँ पे है। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पे
नियंत्रण मिल गया। आइए देखते हैं, कह रहा है उस समय तक कंपनी को भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अतः कथन दोस्त सही है, अब भारत से होने वाली आमदनी से ही कंपनी अपने खर्चे को चला सकती थी। बक्सर के युद्ध के बारे में देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। तो ठीक है, रेजिडेंट जो होता था कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों को दखल देते थे। इसीलिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए। कंपनी द्वारा तैनात ये रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निवेश व्यय को परिभाषित करता है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया गया व्यय, सरकारी उपकरणों से सरकार द्वारा विनिवेश की प्रक्रिया, किसी देश की सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने हेतु सब्सिडी देना, वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रण। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया गया व्यय। उद्यमियों द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं, जैसे नई मशीनें खरीदना, नई उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करना आदि। आइए देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन करना और श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर। तो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण समाजवादी में होता ना कि पूंजीवादी में होता है। यहाँ पे पूंजीवादी में सिर्फ जो मालिक है फैक्ट्री का उसी का नियंत्रण होता है। बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन करना, ये तो ठीक है। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर, तो ये फिक्स होता है। तो ये हो जाएगा 2 और 3, है ना। तो आगे चलते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं वो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, बाजार में निर्गत यानी वस्तु एवं सेवाओं को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है, श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिसे मजदूरी की दर कहते हैं। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक की मजदूरी दर कहते हैं। ये आपका 9वीं क्लास के NCERT से है। निम्न में कौन बिहार की भाषा नहीं है। मैथिली, भोजपुरी, डोगरी, मगही। तो आंसर हो जाएगा कि डोगरी नहीं है, डोगरी ये जम्मू कश्मीर का है। मैथिली, भोजपुरी तथा मगही या मगधी भाषा बिहार की भाषाएं हैं, जबकि डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। बिहार की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार है, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका तथा अंगिका। ठीक है, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका तथा अंगिका। आइए देखते हैं 16 नंबर। नालंदा में स्थित नालंदा विहार का पता किसने लगाया था। आर ब्रूसफुट, कनिंगम, व्हीलर, मैकेंजी। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कनिंगम। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंगम ने बौद्ध गया के मंदिर को भी खोजा था। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंज रेखा के निकट जिलोर गहराई अधिकतम कितनी है। 100 मीटर, 700 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 700 मीटर। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जिलोर की उच्चतम गहराई देखी जाती है। इन क्षेत्रों में आधार शैल के ऊपर जिलोर 100 मीटर से 700 मीटर तक गहरे हैं। डुबराम, आरा, बीटा और पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समांतर स्थित हिंज रेखा के समीप जिलोर की गहराई अचानक जो है 300 से और 350 मीटर से बढ़कर डायरेक्ट 700 मीटर हो जाती है। तो आगे चलते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है। बिहार में प्रचलित चित्रकला की मंजूषा शैली मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में प्रचलित है। मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर। तो ये ऑप्शन होगा डी, भागलपुर में। मंजूषा शैली के अंतर्गत भागलपुर क्षेत्र में सनई की लकड़ी से बनी मंजूषा पर बिहुला बिसहरी की कथाओं से संबंधित चित्र पक्षियों द्वारा बनाए जाते हैं।
इस शैली में पात्रों का सिर्फ वाम पक्ष में चित्रित किया जाता है। इस शैली का प्रचलन यदि पूरे उत्तरी बिहार में थोड़ा बहुत है, परंतु इसका मुख्य केंद्र भागलपुर ही है। आइए 19वां नंबर देखते हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस विभाग ने भारत जर्मन विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र इंडस्ट्रियल फेलोशिप लॉन्च की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत जर्मन विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र इंडस्ट्रियल फेलोशिप लॉन्च की है। इसके बारे में क्या है थोड़ा देखते हैं। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग में पोस्ट डायरेक्ट शोधकर्ता PhD के युवा छात्रों के लिए जर्मन उद्योगों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में औद्योगिक प्रदर्शन के लिए है। फेलोशिप कार्यक्रम अनुदान अधिकतम 1 वर्ष के लिए है। 21 जून से इस फेलोशिप के लिए आवेदन फॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे। आइए देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं? बागलकोट, कोलार, धारवाड़, बेंगलुरु। तो ये जो किया गया है 3 जगह, बागलकोट, कोलार, धारवाड़, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। कर्नाटक में 3 उत्कृष्टता केंद्र हैं। आम के लिए COE कोलार, अनार के लिए COE बागलकोट, सब्जियों के लिए COE धारवाड़ उत्कृष्टता के ये केंद्र ज्ञान उत्पन्न करते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं और अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। इसके बारे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं श्री VS येदियुरप्पा और श्री नरेंद्र सिंह तोमर, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत कर्नाटक में स्थापित 3 उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया है। आइए देखिए 22वां नंबर क्या है। वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच नामक सीमा का पहला 3D नक्शा बनाया है। मिसोस्फीयर, हेलियोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो वैज्ञानिक ने हमारे सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच हेलियोस्फीयर नामक सीमा का पहला 3D नक्शा बनाया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच की सीमा का पहला 3D नक्शा बनाया है, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। यह 3D मैप नासा के IBX सैटेलाइट के डेटा का उपयोग करके बनाया गया था। प्रमुख बिंदु हेलियोस्फीयर की सीमा को पहली बार मैप किया गया है। यह वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि सौर और तारे के बीच की हवाएं कैसे परस्पर क्रिया करती है। यह पहली बार है जब वैज्ञानिक इसे मापने और इसका 3 आयामी नक्शा बनाने में सफल हुए हैं। हेलियोस्फीयर यह सूर्य द्वारा निर्मित, सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष का एक विशाल बुलबुला जैसा क्षेत्र है। यह आसपास के तारे के बीच के माध्यम में सूर्य द्वारा बनाई गई एक गुहा है। आइए देखते हैं 23वां नंबर। हाल ही में समाचारों में देखा गया तुलु भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अभी तक संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। तुलु के मूल वक्ताओं को तुलुवा या तुलु भाषी कहा जाता है और भौगोलिक क्षेत्र को अनौपचारिक रूप से तुलुनाडो कहा जाता है। अनौपचारिक क्योंकि ऐसा कोई आदेश है नहीं, लोग यूज करना शुरू किए हैं। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन सही है। कथन 1, तुलु को अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से 2 तटीय जिलों कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तथा केरल के कासरगोड, तो कर्नाटक और केरल याद रखना है, कासरगोड जिले में बोली जाने वाली एक द्रविड़ भाषा है। कथन 2, तुलु के मूल वक्ताओं को तुलु या तुलु लोग कहा जाता है और भौगोलिक क्षेत्र को अनौपचारिक रूप से तुलुनाडो कहा जाता है। खबरों में क्यों? हाल ही में विभिन्न संगठनों ने कर्नाटक और केरल में तुलु को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अच्छी बात है यदि शामिल हो जाता है भाषा, लेकिन अभी यहाँ तुलुनाडु है, एक तमिलनाडु एक तुलुनाडु राज्य की भी कहीं मांग करना ना लोग शुरू कर दें। आइए देखते हैं। अ जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक के लेखक कौन है? अनामिका, कमलकांत झा, सियाराम झा, डॉक्टर सीपी ठाकुर। ये बिहार के हैं। ए जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक के लेखक जो हैं ऑप्शन डी डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं।
आइए 25 नंबर देखते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश में पहली बार कहाँ चावल भंडारण के लिए सैलोज स्टील के बड़े भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार। तो ये बिहार आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।